हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विद सहारा में आपका स्वागत है। ये आपका तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम यूनिट 2 का जो अध्याय 3 है उसे करेंगे। आने वाले 2 वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट का जो 2 चैप्टर थे उसको देखा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के 2 चैप्टर एक यूनिट के ख़त्म हो गए 2 वीडियो में। इस वीडियो में यूनिट 2 का जो तीसरा चैप्टर है सरकार क्या है, इसको समझेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं सरकार, क्या करती हैं सरकारें। तो चलिए इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। सरकार का अर्थ क्या होता है, सरकार के स्तर क्या होते हैं, सरकार एवं कानून क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं सरकार के, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती हैं, अभ्यास के कुछ जो प्रश्न होंगे उसे जानेंगे। तो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हो मेनली जो है बेसिक है। ये जो पॉलिटी का छोटे छोटे शब्द हैं उनको इस बुक में समझाया गया है। कोई इसमें गहराई से नहीं जाया गया है, मतलब विस्तार नहीं है, लेकिन छोटे छोटे शब्दों के रूप में एक बेसिक आपको बताया गया है। तो उसी प्रकार से हम भी देखेंगे बेसिक्स इनके। तो ओवरव्यू में आप जैसे समझ सकते हैं कि सरकार का अर्थ क्या है। सरकार वे होती हैं जो किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र विशेष का एक नियम बनाती हैं, कानून बनाती हैं, उस कानून का पालन करवाती हैं तथा उसी के हिसाब से सभी कार्य होते हैं। उन कानून के हिसाब से वे ही सरकार होते हैं, उन्हें ही हम सरकार कहते हैं। उनके स्तर कितने होते हैं, स्तर में समझ लीजिए जैसे ग्रामीण स्तर पर जो सरकारें होती हैं, राज्य स्तर पर होती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें होती हैं। ठीक। तो ग्रामीण मतलब गांव के स्तर पर जो सरकारें होती हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। राज्य स्तर की सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, हरियाणा राज्य की सरकार, महाराष्ट्र राज्य की सरकार, केंद्रीय सरकार मतलब भारत की सरकार जो है। ठीक। और उसके आगे जो है सरकार एवं कानून। सरकार जो होती है कानून बनाती हैं। कानून क्या होते हैं, कानून एक नियमावली होती है जिससे ही समाज का संचालन होता है उन नियमों के आधार पर। ठीक। तो ये छोटे छोटे ओवरव्यू के रूप में आपको दे रहे हैं। सरकार के प्रकार में लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार होती हैं। लोकतांत्रिक में जो होते हैं लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा। राजतांत्रिक में जो पारंपरिक राजा रानी होते हैं, राजा और रानी जो होते हैं सरकार का कानून का क्रियान्वयन करते हैं, उन्हीं के द्वारा देश का संचालन होता है, वो राजतांत्रिक सरकारें होती हैं। ठीक। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में एनसीईआरटी में जो मेन बातें दी गई हैं उन्हें पॉइंट के हिसाब से हमने समझाया है आगे। और अभ्यास के प्रश्न जो हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सरकार का अर्थ, पहला जो पॉइंट था उससे हम समझते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार एक संस्था होता है जो किसी देश या राज्य का प्रबंधन करता है। देश या राज्य का प्रबंधन का अर्थ होता है कि कुछ नियम बनाते हैं, कायदे कानून होते हैं, उन्हीं के आधार पर जो देश का संचालन होता है। ठीक। यदि कोई नियम बना दिया गया और उस नियम को पालन करवाना, उस नियम को लागू करना, उस नियम में यदि कोई
गलती करता है उसके लिए दंड का प्रावधान करना, ये सभी कार्य सरकार के अंतर्गत होती हैं तथा ये सभी कार्य 3 संस्थाओं के अंतर्गत होती हैं जिसे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका कहते हैं। सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। सरकार के ये मुख्य 3 अंग हैं। जैसे मान लीजिए और भी अंग होते हैं, जैसे भारतीय रेल भी एक सरकार का अंग है, क्योंकि वो एक अलग प्रबंधन करता है, जैसे यातायात का प्रबंधन करता है। ठीक, भारतीय जो मान लीजिए भारत पेट्रोल, वो भी यातायात से संबंधित जो वाहन हैं उन्हें ईंधन प्रदान करता है। तो ये सभी सरकार के अंग हैं, इनके द्वारा ही सरकार का संचालन होता है। ठीक, तो हम बहुत ही डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आप जानते रहिए सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं इसके बारे में विस्तार से दिया गया, तो हम विस्तार से वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक, देख लीजिए सरकार के बारे में यहाँ बताया गया, किसी देश के विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे कौन कौन से नियम, कौन कौन से कार्य करने के लिए ज़रूरत होती है, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, गरीबों के लिए कार्यक्रम, मदद के कार्यक्रम कैसे लागू किए जाएं, देश के नागरिकों को पर्याप्त भोजन कैसे प्राप्त हो, और देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सरकार का एक मुख्य कार्य है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना भी इसके अंतर्गत आता है। प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता को भी सरकार का एक कार्य ही है, और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन भी एक सरकार का कार्य है। तो इस प्रकार कार्य के आधार पर आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार वह एक संस्था होती है जो देश में प्रबंधन करता है। प्रबंधन किस चीज़ का, सड़क स्कूल कहाँ बनाए जाएं, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, और गरीबों का मदद, उन्हें समानता तक लाने में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएं कि वो सामाजिक स्तर पर एक समान स्तर पर आ जाएं, नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। ठीक, पर्याप्त भोजन के साथ साथ पौष्टिक भोजन भी प्राप्त हो, ये भी सरकार का एक मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए सरकार का मुख्य कार्य होता है। देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे। प्राकृतिक आपदा यदि कोई आ जाए तो उसमें जो पीड़ित होते हैं उनकी सहायता, धनराशि दी जाए, किसी भी प्रकार की सहायता हो उसे प्रदान की जाए, ये भी सरकार का एक मुख्य कार्य होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रबंधन करना सरकार का एक मुख्य कार्य होता है। तो लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। ठीक, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार कई काम करती है, नियम एक बनाती हैं, निर्णय भी लेती हैं, और नियमों को अपने सीमा के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर लागू करती है। ऐसा नहीं है, और सभी के ऊपर समान लागू होता है, कोई विशेष नहीं है, या तो वो भारत का राष्ट्रपति हो या कोई आम नागरिक, सभी पर नियम कानून समान रूप से लागू होंगे। तो दूसरा जो पॉइंट था इसमें क्या था, सरकार के स्तर थे। ठीक, स्तर में मतलब एक जैसे स्टेयर नहीं होती, स्टेयर में पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो उसी प्रकार से इसमें कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। जैसे एक स्थानीय स्तर पर जो सरकारें कार्य करती हैं, राज्य स्तर पर जो कार्य करती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती हैं।
तो स्थानीय स्तर पर सरकारें जो होती हैं आपके गांव, शहर, मोहल्ले में काम करती हैं, स्थानीय स्तर की सरकार कहलाती हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे आपके गांव में यदि कोई कार्य करना है, आपके गांव में यदि कुआं खुदवाना है, ठीक, तो उसके लिए केंद्रीय स्तर की सरकारें थोड़ी ना आके वहाँ कुआं खोदेंगी। इतने छोटे कार्य के लिए स्थानीय स्तर की सरकारें जो बनी रहेंगी, मतलब रहेंगी, वही इस कार्य को देखेंगी, ठीक। उस प्रकार से राज्य स्तर की जो सरकारें होती हैं अपने राज्य के लिए काम करती हैं। अपने जैसे हरियाणा की सरकार, असम की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य के सीमा क्षेत्र के अंदर वो व्यवस्थाओं को देखती हैं, कार्य को करती हैं। वो राज्य स्तर की सरकारें होती हैं। इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर आप समझ रहे होंगे, बेसिक बात है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। वो पूरे देश के लिए कानून, पूरे देश के लिए कार्य करती हैं, ठीक। तो स्तर को समझने के लिए हम कुछ एनसीईआरटी में जो कार्य दिए गए हैं उन्हें हम कर लेते हैं, तो हम समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कार्य किस स्तर की सरकार करते हैं। नीचे की गई तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उसके आगे निशान लगाइए, ठीक। तो भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय ये जो है राष्ट्रीय स्तर की सरकारें लेती हैं। एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या जो होता है, मतलब मान लीजिए कोई युद्ध के सामान खरीदने हैं, तो ये भी राष्ट्रीय स्तर की ही सरकारें करती हैं, ठीक। और दूसरा जो है, पश्चिम बंगाल सरकार के सारे स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। तो यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल के बारे में बात किया गया तो ये राज्य स्तर की सरकारें हैं, ठीक। राज्य स्तर में हैं, वो अपने कक्षा 8 में अपने क्षेत्र, मतलब अपने राज्य में कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा लेने का निर्णय किया, तो राज्य स्तर की सरकारें हैं। इसमें राष्ट्रीय, इसमें राज्य, ठीक। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय ये राष्ट्रीय स्तर की सरकारें कार्य करेंगी। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान चुनने का निर्णय ये स्थानीय स्तर की सरकार काम करेंगी। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क, ये राज्य स्तर की सरकार। हरियाणा के सारे किसानों को मुफ्त बिजली, राज्य स्तर की सरकार। 1000 रुपये का नोट जारी करने का निर्णय ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार करती है, ठीक। राष्ट्रीय स्तर की सरकार करेगी। तो आगे क्या है, तीसरा पॉइंट जो है, सरकार एवं कानून। जैसे आप समझ गए कि किसी भी देश में के अंदर जो नियम बनाते हैं, एक जो संस्था होती है उसी को सरकार कहते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, ठीक। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए, एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो सरकार जो होती हैं वो कानून बनाती हैं और कानूनों को अपने देश, अपने सीमा के अंदर लागू करती हैं, और यह अनिवार्य है कि उस देश में उपस्थित सभी
नागरिकों के द्वारा वो कानून का पालन किया जाए। तो यदि कोई व्यक्ति उस कानून, उस नियम का, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करवाए। तो वह किसी भी प्रकार से अपने नियमों का पालन करवा सकती है। यदि उसने एक नियम बना दिया कि गाड़ी चलाने वाले को लाइसेंस, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो यह अनिवार्य है, लोगों के द्वारा इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि वह नियम का पालन नहीं करते तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है। उन्होंने यह नियम बनाया कि गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति का न्यूनतम उम्र जो है 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो यह भी अनिवार्य है। ठीक। तो सरकार एवं कानून के बारे में यही है कि सरकार जो संस्था है वह कानून बनाती है। उन नियमों, उन कानूनों का व्यक्ति जो है उस क्षेत्र, देश विशेष देश से जो आते हैं उनको कानून मानने के लिए बाध्य करे, कानून माने। ठीक, इस प्रकार से है। तो सरकार एवं कानून में कुछ नहीं, बस यही है कि सरकार जो कानून बनाती है उन्हें देश में रहने वाले व्यक्ति उस कानून का, नियम का पालन करें। यदि पालन नहीं करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह उस कानून का पालन करवाए। सरकार के प्रकार में हम देख लेते हैं, जो चौथा पॉइंट है सरकार के प्रकार में, लोकतांत्रिक सरकार, राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोगों के द्वारा चुनी गई जो सरकार होती है। राजतांत्रिक सरकार जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा रानी चले आते हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र का संचालन करना राजतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार में इसमें लोगों के चुनाव द्वारा सरकार बनती है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ठीक। लोकतांत्रिक सरकार में जो भी नियम बनेंगे, हमारे द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने निर्वाचित कर दिया तो वो कुछ भी नियम बना सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो नियम बनाएंगे उनको उसका आधार बताना होगा, उसकी सफाई भी उनको देनी होगी। यदि वो नियम गलत बनाते हैं, हमारे द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो हम उनका विरोध भी कर सकते हैं। विरोध के रूप में जैसे धरना प्रदर्शन करके, हस्ताक्षर जो नियम होते हैं चलाकर, और रैलियां निकालकर, नहीं रैलियां तो नहीं, जैसे जो कहते नहीं जुलूस निकाल कर उनका विरोध कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजतांत्रिक सरकार में, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने या सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसमें राजा रानी को निर्णयों के ना तो आधार ना ही सफाई देनी पड़ती है। वो जो नियम बना देते हैं वही सत्य होता है। राजा जो नियम बना देता है वही सत्य होता है। उन्हीं के द्वारा वो नियम पालन करना लोगों के द्वारा अनिवार्य होता है। उन्हें ना तो कोई सफाई देनी पड़ती है ना ही कुछ। तो राजतांत्रिक सरकार में जो उस दरबार के जो मंत्री होते हैं कुछ, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर राजा निर्णय लेते हैं। हालांकि जो निर्णय होते हैं वे राजा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं है। सभी के द्वारा जो बताए गए
नियम होंगे, उन नियमों को लागू करवाना जिसमें सभी की सहमति हो, वही लोकतांत्रिक सरकार है। यही लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। तो 5वें पॉइंट्स में लोकतांत्रिक सरकार के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा विस्तार से दिया गया है। कुछ पॉइंट्स के आधार पर हम लोकतांत्रिक सरकार को समझेंगे। तो लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। यह कैसे शासन होता है कि हम जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वही जाके सरकार का संचालन करते हैं। तो लोकतंत्र में एक प्रकार से हम ही लोगों का एक शासन होता है। लोकतंत्र का मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। जब हम किसी व्यक्ति को यह अधिकार दे देते हैं कि आप जो नियम बनाएंगे वो चुनकर ये अधिकार दे देते हैं कि ये आप नियम बनाएंगे, तो हम भागीदार होते हैं, हम भी भागीदार होते हैं और हम ही शासन करते हैं। यही एक लोकतांत्रिक सरकार की परिभाषा है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आशय है कि हम एक, मान लीजिए देश में इतने सारे लोग हैं, सभी का एक सीधे रूप में जो है भागीदारी नहीं ले सकते नियमों को बनाने में। तो हम किसी न किसी व्यक्ति को अपने आधार से चुनते हैं, आधार पर, अपने नियमों के आधार पर चुनते हैं और वो जाकर कानून को बनाने में, लागू करवाने में तथा सरकार का संचालन करने में भाग लेते हैं। तो इसीलिए हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर चौथा पॉइंट में है लोकतंत्र सरकार में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं तथा यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जो हमने बताया वही पॉइंट्स लिखा गया है। ठीक, आगे चलते हैं। कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे देती हो। तो लोकतांत्रिक सरकार की सबसे मुख्य बात यह है कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक सरकार तभी कही जाएगी जब हम उस देश में उपस्थित सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, मतलब अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना दे दें, तब तक वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जाएगी। यदि हम ऐसा किए तो वह लोकतांत्रिक सरकार होती है। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक सरकार है, हम अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, ये हमारे अधिकार में आता है। और यही एक समय होता है जहाँ व्यक्ति अपने आप को मजबूत स्थिति में पाता है कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक, भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर अधिकारों की मांग की। किस चीज़ के अधिकार के लिए? वोट देने के अधिकार के लिए मांग की। तो बहुतों ने इसका विरोध किया कि राष्ट्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों को समान माना जाए, समानता दिया जाए तथा समानता के अंतर्गत ही वोट देने का भी अधिकार आता है। तो इसी कड़ी में गांधी जी लिखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए 1931 में कहते हैं कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है,
लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। या दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है कोई किसान, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो लोकतांत्रिक सरकार में हम समझते हैं कि सभी लोग समान होने चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार से कोई किसी देश का एक व्यक्ति राष्ट्र को निर्मित करने में अपनी भागीदारी देता है, चाहे कोई भी हो, एक किसान से लेकर कोई भी बड़े से बड़े उद्योगपति भी राष्ट्र को बनाने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वोट देने का भी समान अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में ही हम जैसे देखेंगे कि अमेरिका में 2 पॉइंट्स है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। ठीक, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में इतने ही थे। और अभ्यास के प्रश्न मतलब जो हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आप सरकार से क्या समझते हैं? हमने बताया सरकार एक संस्था है जो नियमों को बनाती है। एक सूची बनाइए जी, किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो सरकार सकारात्मक नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। कैसे? यदि किसी देश की सरकार अच्छी होने का मतलब यह है कि वो अपने नियमों कानूनों को अच्छे तरीके से बनाए, लागू करे और सरकार मतलब राष्ट्र को एक उन्नति की तरफ ले जाए। तो यदि सरकार अच्छी होंगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखेंगी तथा इसका संचालन एक अच्छे रूप में करेंगी। यदि सरकार खराब होंगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगी तो कठिनाइयाँ तो आनी लाजमी है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत तो है ही। कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की यही ज़रूरत है कि समानता का भाव होना चाहिए। कोई यदि अपने आर्थिक स्थिति में मजबूत है, यदि कोई आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो मजबूत वाला कमज़ोर को दबा न सके, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। और कानून इसलिए भी बनाए जाते हैं कि जो कमज़ोर स्थिति में है उसे कैसे उठाकर मजबूत स्थिति में लेकर आया जाए, समानता के आधार पर, समानता के स्तर पर लेकर आया जाए, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। यही ज़रूरत है सरकार के द्वारा कानून बनाने की। तीसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार की आवश्यक लक्षण क्या क्या हैं? क्या लक्षण होने चाहिए? मताधिकार अधिकार होना चाहिए, वयस्क मताधिकार होना चाहिए। नियम कानून बनाने के लिए उसमें लोगों का जो प्रतिनिधि चुनते हैं उनके द्वारा पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ये सब लोकतांत्रिक सरकार के जो है लक्षण है। हमने ऊपर जो बताया वही सब इसमें होगा। ठीक, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या थी? तो महिला मताधिकार आंदोलन यूरोप तथा अमेरिका में महिलाओं या गरीबों सरकार को कार्य करने के लिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही महिला मताधिकार आंदोलन था। इसमें मांग की गई कि महिलाओं को भी सरकार बनाने और वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजी में इसे सफ़रेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सफ़रेज मूवमेंट, जिसमें सफ़रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। ठीक, सफ़रेज का जिसमें अर्थ होता है
वोट देने का अधिकार। तो महिलाओं को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पुरुष युद्ध में थे तो पुरुष के कार्य महिलाओं को दिए गए, जिससे महिलाएं उन कार्यों का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से की। तो जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने देखा कि महिलाएं भी कम नहीं हैं, वो पुरुषों के अपेक्षा जो हमने रूढ़िवादिता में उनको बांध के रखा था वह गलत है। तो इस आधार पर महिलाओं ने भी अपने को एक अच्छी स्थिति में पाया और नियमों को बनाने में, सरकार के नियमों को बनाने में उन्होंने अपने भी भागीदारी लेने का निश्चय किया और इसी को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। पांचवा जो है प्रश्न, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों को लगता था कि अशिक्षित लोग को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप है? तो जी हाँ, यह एक भेदभाव का रूप है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र का कोई व्यक्ति एक समान है तो उसे वोट देने, समानता के अंतर्गत ही सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। वह राष्ट्र के निर्माण में समान भागीदारी देते हैं, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार है। यदि हम वोट उनको नहीं देते, एक प्रकार से भेदभाव करते हैं, क्योंकि वे भेदभाव इस रूप में क्योंकि वे अपने प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। उनके जो आवश्यकता होंगी उनको उठाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो उनकी बातों को उठाए। तो इसलिए वे अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। इस प्रकार से सभी वयस्क को वोट देने का अधिकार हो, या तो वह अशिक्षित हो या शिक्षित हो, या वह किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो। तो इस प्रकार से ये अध्याय के 5 प्रश्न हो गए और जो अध्याय में जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के आधार पर हमने संपूर्ण अध्याय को एक डिस्क्राइब वे में समझा, एक ब्रीफ वे में समझ लिया कि इस अध्याय में कुछ है नहीं। सरकार है, कानून बनाती हैं, ठीक, जो स्तर होती हैं सरकार, कितने स्तर पर कार्य करती हैं, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती हैं, राजतांत्रिक क्या होती हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो होता है समाप्त होता है। ठीक, थैंक यू।